Hello students, here is the lesson number 1, The Ant and the Cricket poetry lesson adapted from Aesop's Fables. Now here is a glossary: crumb, morsel, bit, starvation, suffering due to lack of food, miserly, stingy, goth, sad, wicked, small gate, fox, common people, warrant, declare. Now phrases and idioms: accustomed to, used to, habituate to, set off, started by, lay by, save, for future. Now summary. The silly young cricket was fun-loving. He loved merry-making. He used to sing all through pleasant months of summer and spring. He didn't bother to store food for the rainy season and cold winter. When the earth was covered with ice and snow, he found that he had nothing to eat. There were no flowers and no leaves on trees. He grew nervous. He could not suffer hunger anymore. मीन सिली क्रिकेट जो है वो काफ़ी फ़न लविंग है, मतलब हमेशा मस्ती में रहता है और समर में उसने पूरा एंजॉय किया और फूड स्टोर भी नहीं किया विंटर के लिए। अब वो इतना हंग्री है, मतलब जब विंटर सीज़न जैसे स्टार्ट हुआ तो अब उसे भूख जो है वो परेशान करने लग गई। नाउ विद द डेयरिंग दैट कम्स अलॉन्ग विद डेस्परेशन ही लेट ऑफ विद द रेन एंड शिवरिंग विद कोल्ड क्रिकेट वेंट टू माइजरली एंड इन द होप ऑफ गेटिंग शेल्टर एंड फूड। मतलब वो ठंड से परेशान होके वो क्रिकेट जो है अब वो एंड के पास हेल्प के लिए गया है, एंड से हेल्प लेने गया है उसके शेल्टर पर, होप कि उसे फूड मिल जाए। ही अश्योर्ड that he would return the borrowed grain the next day, but the ant said, as a matter of principle, we ants never borrow nor lend. He asked the cricket why he didn't store anything for rainy days. When the days were bright, the cricket admitted that he was careless and foolish not to do so. He enjoyed the beauties of summer and sang merrily. The ant then told him bluntly to go and dance all winter. He turned the poor cricket out. मतलब एंड ने उसे गुस्से में ऐसे कह दिया कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ वी आर्ट्स नेवर बोरो लैंड, हम ना किसी से उधार देते ना किसी को उधार देते। ही आस्क्ड द क्रिकेट व्हाई ही डिडंट स्टोर एनीथिंग, वो क्रिकेट से पूछती है कि तुमने कुछ स्टोर क्यों नहीं किया जब रेनी डेज आ रहे हैं। व्हेन द डेज वर ब्राइट, और जब डेज ब्राइट थे मतलब काफ़ी सनी डे था, तब तुमने इन्जॉय क्यों किया। केयरलेसली और फुलिशली तुमने ऐसे काम किया और अब तुम्हारे पास खाना नहीं है, अब तुम जाओ। उसने ऐसे मतलब उसने ऐसे गुस्से में बोल दिया कि अब तुम जाओ विंटर में, पूरी विंटर में डांस करना, और उसी तरह उसने अपने घर से क्रिकेट को बाहर निकाल दिया। द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से एंड व्हाई। द क्रिकेट सेड द गिवन लाइन व्हेन ही फाउंड दैट इट्स कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर हैड अराइव्ड, इट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल crumb to eat the snow covered ground, and there were no flowers or leaves on the tree. It wondered what became of it. Because it was getting cold and nice, there was nothing to eat. It would starve and die. मतलब क्रिकेट कहता है कि अब इस लाइन में कहता है कि अब मेरा कबर्ड पूरा एम्प्टी है, विंटर भी आ गई है, अब सब कुछ स्नो से कवर हो गया है, अब लीव्स और फ्लावर्स भी नहीं रहे रोड पर कि मैं उसे खा लूँ, तो अब मैं विंटर में कैसे अपने आप को सर्वाइव करूँगा, मैं भूख के मारे मर तो नहीं जाऊँगा। So find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor lend be Shakespeare. The lines in the poem that mean the same as neither a borrower nor a lender be are, but we ants never borrow, we ants never lend. So what is your opinion of the ants principles? I agree with what the ant says first, that one should save something for the future. मतलब हमें हमेशा हमारे फ्यूचर के लिए हमें कुछ बचा के रखना चाहिए, ना किसी से कुछ उधार लेना चाहिए, ना किसी को कि हमें किसी के पास कुछ भी मांगना पड़े। बट आई डोंट अग्री विद द एंड्स प्रिंसिपल ऑफ क्लोजिंग द डोर ऑन अ फ्रेंड। कोई भी फ्रेंड अगर हमारे लिए कोई हेल्प मांगने के लिए आता है तो हमें हमारा जो डोर है उसे क्लोज नहीं करना चाहिए, जबकि उसे हेल्प करनी चाहिए। इफ़ ही सेज ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ क्रिकेट देन ही शुड हेल्प द क्रिकेट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। जब वो परेशान था तो उसे हेल्प करनी चाहिए। सिंस आई बिलीव दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, जब किसी फ्रेंड को मदद होती है तो दूसरे फ्रेंड को हेल्प करनी चाहिए। द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस इन द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर? इफ सो व्हाई? द एंट टोल्ड द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे बिकॉज व्हेन इट आस्क्ड द क्रिकेट व्हाट इट डिड इन द समर्स एंड व्हाई इट हैड नॉट स्टोर्ड एनी फूड फॉर समर्स। मतलब जो एंट जो है वो क्रिकेट को बोलती है कि विंटर में हमें टोल्ड टू क्रिकेट टू डांस इन द विंटर अवे,
अब जब तक विंटर चली नहीं जाती तब तक तुम डांस करके काम चलाना। बिकॉज व्हेन इट इज आस्क्ड द क्रिकेट व्हाट इट डिड इन द समर एंड व्हाई इट हैड नॉट स्टोर्ड एनी फूड फॉर समर्स, क्योंकि जब आंट ने क्रिकेट से पूछा कि तुमने समर में क्या किया, तुमने कुछ खाना क्यों अपने लिए स्टोर करके नहीं रखा। सो क्रिकेट आंसर दैट इट सैंग थ्रू द वार्म एंड सनी मंथ्स ऑफ समर, जब मैंने पूरी गर्मी में मैंने गाया है। देयरफॉर इन रिप्लाई टू दिस आंट आस्क्ड टू क्रिकेट टू डांस इन विंटर जस्ट लाइक इट सैंग थ्रू द समर्स, मतलब जैसे तुमने गर्मी में पूरी समर में तुमने गाया है, अब विंटर में तुम डांस करना। दो इट सीम्स अ बिट क्रूअल ऑन द पार्ट ऑफ हैंड, द एक्सप्रेशन साउंड्स एप्ट इन द context. Now which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. The lines in the poem that express the poet's comment are Fox calls this is a fable, I'll warrant it true. जिसमें कमेंट था कि Fox call this fable, I'll warrant it true, मतलब जो कॉमन पीपल है उन लोगों ने, मतलब अब जो कॉमन पीपल है वो लोग काम कर रहे हैं। आई वारंट इट ट्रू, मतलब अब मैंने ये डिक्लेयर किया है कि मैं कॉमन लोगों की तरह ही मैं रहूँगा। सो राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। दिस कमेंट बाय द पोएट मीन्स दैट द पोएट इज इंडीड अ फेबल एंड इट हैड अ मॉरल बिहाइंड इट, मतलब इसके पीछे मॉरल था। द क्रिकेट डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट ड्यूरिंग द विंटर बिकॉज इट डिड नॉट बॉदर टू सेट असाइड सम फूड ड्यूरिंग द समर्स, मतलब समर में उसने कुछ खाना बचा के नहीं रखा और विंटर की उसके पास कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि जब विंटर डेज आने वाले होते हैं तो ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं विंटर में अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। इट वॉज नेग्लिजेंट एंड सैंग ऑल थ्रू द समर्स, उसने पूरी समर में गाया, मतलब समर में उसने इंजॉय किया है और सॉन्ग्स गाए हैं। द एंड ऑन द अदर हैंड हैड बिल्ट अ नाइस होम, दूसरी साइड जो है एंड ने अपना एक अच्छा सा घर बना के उसमें काफ़ी सारा उसने खाना जो है वो स्टोर करके रखा। एंड इट वुड नॉट स्टार्व ड्यूरिंग द विंटर, जिसकी वजह से वो ठंडी में बिल्कुल भी भूखा ना रहे। इट वर्क हार्ड ड्यूरिंग समर्स टू अचीव दिस, और उसने समर सीजन में पूरा वर्क हार्ड करके ये सारा जो फूड स्टोर किया है वो उसकी मेहनत है। दस द मॉरल ऑफ द पोएम इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एडवर्स टाइम्स एंड ऑलवेज वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग नेग्लिजेंट, मतलब मॉरल स्टोरी ये है कि हमारे हार्ड टाइम के लिए हमें कुछ हमेशा बचा के रखना चाहिए हमारे पास, जिससे कि हमें किसी से भी एक पैनी भी किसी से हेल्प ना लेनी पड़े। सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 2, geography lesson. This is lesson number 2, poetry lesson. Zulfikar Ghosh was the poet. Now proportion, this is glossary. Proportion, measure, sprang here, flew, soared, scaled, measured, inevitability, certainty, avoidability, haphazard, disorderly, disorganized, populated, inhabited, delineated, shown, represented. Now summary. The poem is about the way Earth looks from different attitudes. It is divided into 3 parts. When the jet takes off and starts to climb up in the sky, the jet जो है जब वो टेक ऑफ करता है और स्काई की तरफ उड़ने के लिए वो ऊपर उठता है, यू कैन हैव फुल हाइट ऑफ व्यू ऑफ द सिटी। उस टाइम पे हमें पूरे सिटी का जो व्यू है उस हाइट पर से हमें पता चल जाता था। सिटी ग्रू एज पर इट्स नेसेसिटी एंड डिड नॉट ग्रो एज पर प्रॉपर प्लानिंग। इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल, और वो उसी तरह ग्रो करता है, मतलब द सिटी ग्रू एज पर नेसेसिटी, और सिटी उसी तरह ग्रू करती है जो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। इट डज़ नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल, उसका कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होता। विद द राइजिंग अप ऑफ द जेट, द मैप ऑफ द सिटी डाउन बिलो शोज़ द लेंथ ऑफ अ माइल करस्पॉन्डिंग जस्ट टू 6 इंचेस। जैसे ही जब जेट जो है वो 6 इंचेस वो डाउनवर्ड आता है, तब हमें जो सिटी का जो मैप है वो पता चलता है। When the jet climbs higher up to about the 10,000 feet, he could apprehend the fact that cities grew on water resources. और उसी तरह जैसे ही जेट हायर साइड पे जाता है, हायर स्पेस पे जाता है, तो पता चलता है कि सिटी का जो रिसोर्सेज है वो कैसे ग्रो कर रही है, सिटी कैसे ग्रोथ कर रही है और वाटर रिसोर्सेज कितना है। वाटर फुलफिल द नेसेसिटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, ये जो वाटर है वो फुलफिल करती है एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, बिजनेस में और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों में भी। ही फाउंड दैट वैलीज़ वर पॉपुलेटेड विच मेट द नेसेसिटीज़ ऑफ द पीपल, और ये जो वैली जो मिली है लोगों को, उससे काफ़ी सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है। व्हेन द जेट वेंट अबाउट 6 माइल्स, जब जेट 6 माइल्स दूर होता है, देयर इज़ मोर वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ,
मतलब ज़्यादा पानी है। जब वो 6 माइल्स दूर होता है तब पता चलता है कि हमारे अर्थ में पानी ज़्यादा है और लैंड कम है। वेल अप्रिशिएटिंग द जोग्राफिकल नेसेसिटीज़ ऑफ आवर प्लानेट द पोएट इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द टेंडेंसी ऑफ बिल्ड बॉर्डर्स। मतलब ये बॉर्डर्स क्यों हैं, ये ऐसी वॉल्स क्यों बनी हुई है, ये इससे फेंसेस क्यों बनी हुई है, जिस वजह से हमारे दूसरे स्टेट्स में, दूसरी सिटीज़ में, एक दूसरे की कंट्रीज़ में ऐसे बाउंडेशन बने हुए हैं। देन ही रिफ्लेक्टेड दैट पीपल ऑन अर्थ आर सेल्फिश एंड नैरो। मतलब उसने पोएट ने ऐसा कहा है कि अर्थ में अब लोग जो हैं वो सेल्फिश और नैरो माइंडेड हो गए हैं और एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा बाउंडेशन है। ही फाउंड द अर्थ टू बी द वन but not the people living on this earth. They are divided by shallow concerns. The poet implies that we should realize that if God made earth is undivided, तो उन्होंने ये रियलाइज़ मतलब पोएट जो है वो हमें रियलाइज़ करवाता है कि गॉड ने जो है हमें बनाया है बिना किसी डिवीज़न के बनाया है। उन्होंने हमें डिवाइड नहीं किया है, हम लोगों ने एक दूसरे को डिवाइड किया है। ऑल्सो इज ह्यूमैनिटी इन स्पाइट ऑफ आवर रेशियल कल्चर एंड एथनिक डिफरेंसेस। और हमने खुद हमारे कल्चरल और एथनिक डिफरेंसेस की वजह से हमारे धर्मों को हमने खुद डिवाइड किया है। वाई वी स्टिल हेट और किल ईच अदर इज़ बियॉन्ड द पोएट्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम क्यों एक दूसरे को मारते हैं और क्यों एक दूसरे को हेट करते हैं, वो पोएट आज तक समझ नहीं पाया है। नाउ हियर इज़ अ वर्किंग विद द टेक्स्ट। Find there are 3 or 4 phases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. Some phrases that are likely to occur in a geography lesson are the city had developed the way it had. It scaled 6 inches to the mile. Cities where the rivers ran and the valleys were populated. कुछ फ्रेजेस जो हैं जो पोएम्स में हैं आपको वो इधर मेंशन करने हैं। नाउ सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स as haphazard as on the ground, as neat as a map, as developed as necessary. Mark the right answer. Seen from the window of an aeroplane, जब एरोप्लेन के विंडो में से हम सिटी को देखते हैं तो अब हमें लगता है कि डेवलप जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। Which of the following statements are examples of logic of geography? There are cities where there were rivers. जहाँ पर सिटी है वहाँ पर रिवर्स है। Cities appear as they are not from fixed miles above the ground. It is easy to understand why valleys are populated. It is difficult to understand why humans hate and kill one another. The earth is round and it has more sea than land. Now first, third and fifth statements are example of the logic of geography. First, cities जो है वो जहाँ पर cities हैं वहाँ पर rivers हैं. It is easy to understand why valleys are populated. मतलब जहाँ पर वैली है वहाँ पे इतनी ज़्यादा population क्यों है, अब समझ में आया है. The earth is round and it has some एंड इट इज़ मोर सी दैन लैंड। और अर्थ जो है वो राउंड है और इसलिए सी और हमारे जो अर्थ पर सी ज़्यादा है और लैंड कम है। सो नाउ मेंशन द थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। From the height it was clear why the country had cities where the rivers ran, why the valleys are populated। मतलब हाइट पर से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि सिटीज़ और कंट्रीज़ में रिवर्स कैसे बहती है, वैलीज़ जो है वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है। ना ऑल्सो क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड एंड इट हैड मोर सी दैन लैंड। मतलब इससे ये भी पता चला कि अर्थ जो है वो राउंड है और हमारे अर्थ पर सी ज़्यादा है और लैंड कम, मीन्स वाटर ज़्यादा है और ज़मीन जो है वो कम है। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर द मैन ऑन द अर्थ फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर। मतलब हाइट पर से हमें ये नहीं पता चला कि अर्थ में जो मीन्स ह्यूमंस हैं, जो मैंस हैं, वो एक दूसरे को क्यों हेट करते हैं। इट वॉज ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड वाई मैन हैड टू बिल्ड वॉल्स। ये भी हमें समझ में नहीं आया कि हमें इतनी सारी जो वॉल्स है वो क्यों बिल्ड करनी पड़ी, क्यों बनानी पड़ी अक्रॉस सिटी एंड वाई दे हैड टू बिल्ड वॉल्स। और इसी वजह से हमें ये भी समझ में नहीं आया कि हर सिटीज़ में, हर कंट्रीज़ में सब जगह जो है वो दीवारें क्यों बनानी पड़ी और हमें एक दूसरे को मारना क्यों पड़ा। सो मीन्स जो वॉर जो होते हैं कंट्रीज़ के, जो वॉर होते हैं उसमें हम एक दूसरे को क्यों हेट करते हैं, क्यों एक दूसरे को समझते नहीं हैं। सो जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि हमने ये डिवाइड क्यों किया एक दूसरे को, हम हमारे धर्म को क्यों डिवाइड कर रहे हैं। जो जैसे हैं वो जो है वो सब सही है, सब अपनी जगह सही है। सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 3, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। नाउ दिस इज़ पोएट्री लेसन नंबर 3। डेफी डिसोबे levitation, floating in the air without support, dome shaped like a dome,
whiskers, the bristles on the face of a cat, etc. Now friend, devil, feline, of or relating to a cat, monster, giant, depravity, moral corruption. Now special uses: Scotland Yard, the headquarters of London Police Force. Flying Squad, a group of police of soldiers ready to move into action quickly. Now मैं शॉर्ट में जो है आपकी समरी जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर एक मीन्स इमेजिनरी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है, जो कि यहाँ पर उसे कॉप बताया गया है, जो कि अपने इतना हिडन पॉ है, मतलब क्रिमिनल माइंडेड है, वो क्राइम करती है और वो एनिग्मेटिक फिगर है उसका। काफ़ी सारी वर्ल्ड की जो एजेंसीज़ है, स्कॉटलैंड और फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो उसके पीछे पड़ी हुई इन द सेंस कि वो इतनी शातिर है कि सब लोग मतलब उसे डिटेक्टिव एजेंसीज और सब लोगों ने हायर कर रखी है कि जहाँ पर कुछ क्राइम होता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट वहीं होती है, और वहाँ से जैसे ही सब लोग जैसे उसे ढूंढने जाते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। और वो मैकेविटी कैट के बारे में इतना बोलते हैं कि वो इतनी शातिर है, इतनी क्लेवर है कि क्राइम करके भी स्ट्रीट में से हमारे सामने से होके निकल जाती है, और इतने सारे फेजेस है उसके कि हमें पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअल में है क्या। नाउ इज मैकेविटी कैट अ रियली? सो नो, मैकेविटी इज़ नॉट अ कैट रियली, एक इमेजिनरी है। इफ़ नॉट, हु कैन मैकेविटी बी? मैकेविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोएट हुज एक्शंस रिसेंबल दोज ऑफ अ क्रुक्स। मतलब जो चोरों के बारे में बताया गया है, यहाँ पर चोर का नाम नहीं लिया है, इसलिए मैकेविटी एक इमेजिनरी फिक्शनल कैट बताया है। Now complete the following sentences. A master criminal is one who the Scotland Yard is baffled because मैकेविटी moves much faster than them. Now मास्टर क्रिमिनल एक वो है जो कि can defy the law. The Scotland Yard is baffled because wherever they reach the scene of the crime they cannot find मैकेविटी. Nobody can catch मैकेविटी at the scene of crime because मैकेविटी moves much faster than them. मतलब कोई भी मैकेविटी कैट को कैच नहीं कर पाया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ मूव करती है। A cat I am sure could walk on could without coming through. Which law is मैकेविटी breaking in the light of the comment above? In the light of the above comment, मैकेविटी is breaking the law of gravity. लॉ ऑफ ग्रेविटी को वो ब्रेक कर रही है। रीड स्टैंजा 3 and then describe मैकेविटी in 2 or 3 sentences of your own. मैकेविटी is a ginger cat who is very tall and thin with sunken eyes and brow deeply lined without thought. While its head is highly doomed, its coat is dusty and whiskers are uncombed. It sways its head from side to side and it is always wide awake even when one thinks that it is half asleep. जब सब लोग उसके आईब्रोज जो है वो इतने डीप लाइन है, उसका हेड जो है वो हाईली डूम है और उसका कोट जो है वो डस्टी है, बिल्कुल गंदा है, अनकोम्ड उसके फर्स हैं और वो मतलब सोती है तो भी जगी हुई रहती है, मतलब उसे देख के कोई बता नहीं सकता कि वो सो रही है या जग रही है। सो फॉल्स एंड से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैकेविटी is not an ordinary cat. True. मैकेविटी cannot do what a fakir can easily do. False. मैकेविटी has supernatural powers. True. मैकेविटी is well dressed, smart and bright. False. मैकेविटी स्मार्ट और ब्राइट तो थी पर वेल ड्रेस नहीं थी। मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन. सो ट्रू. नाउ having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call मैकेविटी find a monster? Yes, it seems like the poet is fond of cats, मतलब उसे cats काफ़ी पसंद थी. He calls मैकेविटी a fiend and a monster because he might have wanted to portray an evil side. मतलब एक evil side उसे बताना था. He might have used a cat in order to create a negative, एक negative character बताना था उसे, इसलिए उसने यहाँ पर cat के बारे में कहा है. Who is a criminal escapes easily from police, मतलब पुलिस से वो अपना जो जुर्म है वो छुपा लेती थी. The quick movements of a cat and the mysterious eyes might have influenced him to create this evil character in the form of a cat. जो लोग जो होते हैं, जो क्रॉप्स जो होते हैं, वो लोग कैसे मतलब अपना एविल साइड जो है, एविल कैरेक्टर जो है वो छुपा लेते हैं. सो यहाँ पर कैट को उन्होंने मेंशन किया है. हैज़ द पोएट यूज्ड एग्जैगरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट? फाइंड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड.
Yes, the poet has used exaggeration for such as cat's defiance of gravity, and it is being called a monster of depravity and feigned in order to enhance the mystery surrounding the cat. Since the cat is shown to be super fast, as nobody from the Scotland Yard to flying squad can catch it on the scene of crime, these exaggerations have been used by Eliot to lay stress on this monstrous as well as surprising and mysterious nature of मैकेविटी। मतलब उसमें पोएट ने क्या किया है कि उसने डिफेंस किया है सच एज कैट्स डेफियंस ऑन ग्रेविटी विद बीइंग कॉल्ड अ मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर है इसलिए, और फैंड इन ऑर्डर टू मतलब उसे राक्षस बताया है, ऑर्डर टू इन्हेंस द मिस्ट्री सराउंडिंग द कैट, जो कैट ने जो मिस्ट्री अपने आसपास जो फैला रखी है, क्योंकि उस कैट को कोई समझ नहीं पाया और उसे कोई देख के भी कोई मतलब जान नहीं पाया कि ये मैकेविटी मिस्ट्री है। वो इतनी सुपर फास्ट है कि स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड जो है सब उसके पीछे हर सीन ऑफ क्राइम के वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर भी मैकेविटी अपना जो जुर्म है वो करके भाग जाती है। दिस एक्सग्रेशन हैव बीन यूज्ड बाय एलियट टू ले स्ट्रेस एंड मॉन्स्टर्स एज वेल एज सरप्राइजिंग मिस्टीरियस नेचर ऑफ मैकेविटी। Now we have examples. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. He is a feigned in feline shape, a monster of depravity. Now, here is the lesson number 4, poetry lesson. So this video will help you to learn for your PAT 5 test. This is your revision. Now just go through it, this video. Now here we have the last bargain poem. Rabindranath Tagore. Hire, employ, engage, chariot, carriage, a horse-drawn van, not nothing, crooked, here deviating, diverging, bending hedge border, a flower full of flowers, glisten, shone, sparkle, wave oddly, inconstantly, henceforward, from now on, bargain, agreement, struck, affected, count for to be worth something. Now last bargain जो है, I will explain you in short. मतलब स्पीकर जो है वो जा रहा होता है और एक किंग जो है उसे कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, मैं तुम्हें काम दूँगा। तो वो अपने चैरियट में से, अपने रथ में से उतर के उसे बिना किसी घमंड के, बिना किसी पावर के, वो उसे प्यार से कहता है कि मैं तुम्हें वर्क दूंगा। दिन भर वो एक ओल्ड मैन आता है एट द मिड डे, मतलब दिन के टाइम में, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम्हें मेरा ये काम करना पड़ेगा और मैं तुम्हें इतना ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स दूंगा। तो वो जो स्पीकर जो है वो रिजेक्ट कर देता है। और जब किंग भी आके ऐसे स्पीकर को कहता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा, ऐसे प्यार से भी कहता है, तो भी वो रिजेक्ट कर देता है। नाउ अ फेयर मेड कम्स आउट, एक मेड आती है और वो कहती है कि टेल्स द स्पीकर दैट शी वुड हायर हिम विद अ स्माइलिंग फेस, वो उसे स्माइल करके उसे कहती है अवे, एंड शी मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड रिटर्न इनटू द डार्क लिविंग द स्पीकर अलोन। और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। फाइनली द बार्गेन इज स्ट्रक बाय अ चाइल्ड हु हायर्स द स्पीकर विथ नथिंग, मतलब एक लड़के ने जो बार्गेन है, जो स्पीकर है, उसे हायर कर लिया। स्पीकर जो है वो उसे देखता ही रह गया। उसकी स्माइल जो है वो स्पीकर को पसंद आ गई और उसकी स्माइल जो है इतनी सॉफ्ट, वो इतना इनोसेंटली वो स्माइल कर रहा था, इनोसेंटली अपनी जो चाइल्ड है वो अपने शेल्स के साथ खेल रहा था। तो स्पीकर को भी लगा कि मुझे किसी को भी मुझे हायर करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो बार्गेन ऑफ चाइल्ड मेक्स द स्पीकर ऑफ फ्री मैन, और इससे उसे पता चल गया कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयरफॉर पावर, मनी, लस्ट कुड नॉट फ्री द स्पीकर, बट पावर ऑफ इनोसेंस हैड द एबिलिटी टू ब्रेक अवे हिज बॉन्डेज। मतलब पावर ऑफ जो इनोसेंस है वो स्पीकर को अपनी तरफ खींच ले गई, ना कि पैसा, पावर, मनी, ये सारी चीज़ें उससे वो दूर भागा है ना। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इन रविंद्रनाथ टैगोर द लास्ट बार्गेन, द स्पीकर इन द मैन हु हैज़ क्वेस्ट फॉर अ जॉब, मतलब जिसे जॉब चाहिए थी वो स्पीकर था। इज़ वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, वो स्टोन पेव्ड रोड में चल रहा था और वो सोच रहा था कि कोई मुझे हायर कर ले। नाउ द किंग्स स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट वेल्थ, पावर, मोर एंड मोर पावर देन वेल्थ। मार्क द एप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टांजा 1, पावर।
The old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? An old man with his bag of gold wanted to hire the speaker with a lot of money, but the speaker had denied his proposal because he knew the transient nature of money. मतलब ओल्ड मैन जो है उसने बैग ऑफ गोल्ड बताया, बट स्पीकर को पता है कि मनी का नेचर कैसा होता है. कभी मनी हमारे पास ज़्यादा होता है, कभी किसी और के पास ज़्यादा होता है और कभी हमारे पास कम होता है. सो ये ट्रांजेंट ऑफ नेचर ऑफ मनी है. फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. रीड बोथ वन आफ्टर अनदर. आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल ऑफ एंड चीयर. आई हायर यू विथ नथिंग, मतलब मैं तुम्हें हायर करूँगा बिना किसी चीज़ के. हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. मतलब ये जो मेड थी उसके बारे में था, उसकी स्माइल जो है वो पेल हो गई और टीयर्स में कन्वर्ट हो गई. The king's might was not worth much, but his power counted for naught. How did the speaker feel after talking to the child on the beach? The child's inherent innocence made him the epitome of simplicity in the materialistic world of power. जो inherent innocence है, जो simplicity है, और जब पावर मनी एंड लस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें कभी भी हमें आगे तक काम नहीं आती. इनोसेंस जो है, हम प्यार से किसी को समझाते हैं, हम प्यार से किसी से कहते हैं, तो जो हमारी इनर फीलिंग होती है, जैसे कि चाइल्ड की जो इनर पावर थी, सिंप्लिसिटी थी, उससे वो जो स्पीकर था उसके जो मन का जो बॉन्डेज था, जो हार्श था उसके मन में, सारा दुनिया के लिए वो सब गायब हो गया. सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 4. रिविजन इज़ फिनिश्ड. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम. आई रिपीट दैट दिस रिविजन वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट home for PAT 5 test. So bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.